दोस्तों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 करेंगे, जो है सरकार क्या है। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में नीचे जाकर लोगो पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे नए अपलोड्स वीडियो तुरंत मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि सरकार होती क्या है, कैसे काम करती है और क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कितने तरह से सरकार होती है कि राजतांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक होती है, ठीक है, वो समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये समझते हैं कि राज्य ये स्टेट वाला राज्य नहीं है, ठीक है। ये एक कंट्री जिसको हम बोलेंगे वो एक राज्य है, ठीक है। पॉलिटी में जिसको राज्य माना जाता है, तो राज्य के लिए एक पहले एक कन्वेंशन आया था जिसको बोलते हैं वेस्टफालिया। ये ट्रीटी आई थी, ठीक है, संधि या ट्रीटी, ठीक, ये आई थी 1648 में। इस 1648 में ये बताया गया था कि राज्य के 3 अंग हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्षेत्र हो, ठीक है, वैधानिक क्षेत्र। दूसरी जनसंख्या। तीसरा सरकार। ये तीनों जब होंगे तब ये कहा जाएगा कि वो एक राज्य है, ठीक है। क्षेत्र होता है जैसे वैधानिक सीमा, मतलब कानूनन कोई ऐसे क्षेत्र डिफाइन कर दिया गया कि वो क्षेत्र है। जनसंख्या मतलब वहाँ के नागरिक हो सकते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग निवासी हो सकते हैं। सरकार वहाँ की जो चलाने वाली है वो एक सरकारी बॉडी होगी, ठीक। अब बाद में एक और कन्वेंशन आया जिसको बोलते हैं मॉन्टी वीडियो कन्वेंशन। मॉन्टी वीडियो कन्वेंशन, ठीक। ये कन्वेंशन आया 1933 में। इसमें एक और चीज़ ऐड की गई जो चौथा अंग है राज्य का, जिसको बोलते हैं संप्रभुता, ठीक। संप्रभुता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोवरेनिटी, ठीक, ठीक है। तो जहाँ पर ये चारों चीज़ें होंगी वो कहा जाएगा कि एक राज्य है। और सरकार एक, कहते हैं कि संविधान जो है, मतलब संविधान, राज्य जो है अपनी इच्छा कहाँ पर वर्णित करता है, संविधान में। इस संविधान के जो प्रावधान है उसमें राज्य अपनी इच्छाओं को लिखता है और सरकार जो है उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए कार्य करती है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे सरकार के कुछ कार्यों के बारे में लिखा है कि सरकार से कामगारों जो वर्कर्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की गई, ठीक है। बाढ़ पीड़ितों जो मतलब आपदा में राहत सामग्री सरकार पहुंचाती है। महंगाई हो गई तो उसको कंट्रोल करती है, जैसे इस समय टमाटर में महंगाई आई हुई है तो उसको सरकार कंट्रोल करने के लिए प्रावधान कर रही है। कोयला बिजली आपूर्ति भी सरकार की द्वारा गवर्न की जाती है, ठीक है। सूखाग्रस्त या प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना ये एक काम है। हर एक देश जो है वो विभिन्न निर्णय और काम लेने के लिए सरकार को उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें हो सकती हैं, स्कूल कहाँ बनाने हैं, सड़क कहाँ बनानी है, ठीक है। महंगी हो जाने पर चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, और आवश्यक आपूर्ति की चीज़ों को कैसे नियंत्रित करना है, ठीक है। सामाजिक मुद्दे मतलब महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और गरीबों को कैसे राहत सामग्री देना है, कैसे उनको प्रावधान और सुविधा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। गरीबों के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाने हैं, या डाक सेवा या रेलवे, ठीक है। ये सब पूरा सरकार उसको मैनेज करती है कि उसको कैसे काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सरकार अपनी देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करती है। दूसरा, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रावधान करती है, ठीक, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सामाजिक सुरक्षा का पार्ट है, पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं मिलना, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक। आपदा के समय राहत सामग्री जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, ठीक है, चक्रवात और ये सब का प्रभाव जब आएगा तो उस पे पीड़ितों को सहायता प्रदान करना, जैसे बादल फटने की घटनाएं होती हैं वो सब, उसमें सरकार उनकी मदद करती है ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जाए, ठीक है।
और कहीं अगर विवाद हो रहा है, ठीक है, कोई विवाद है, कोई अपराध होता है, तो फिर न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, तो मोस्टली जो सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, उसमें एक होती है विधायिका जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, दूसरी होती है कार्यपालिका, ठीक है, तीसरा अंग है न्यायपालिका। ठीक है, ठीक है, जुडिशरी। ये सरकार का व्यापक रूप है। ठीक है, सरकार व्यापक रूप में। ठीक है, जब हम सरकार को संकीर्ण रूप में देखते हैं तो संकीर्ण रूप में उसमें केवल कार्यपालिका आती है। जब हम व्यापक रूप में देखते हैं तो उसके तीनों आयाम आते हैं। विधायिका का काम बेसिकली क्या होता है कि नियम बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका होता है उन कानूनों को पारित करना, और यदि कानून को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने में, उनको लागू करने में कार्यपालिका से कोई चूक हो जाती है तो लोग न्यायपालिका जा सकते हैं। ये उनका अधिकार है, वहाँ पर वो कानून को लागू करने की मांग कर सकते हैं कि सही तरह से उनको लागू किया जाए। ठीक है, आपको ये इतना सब कुछ मतलब सरकार कैसे कर लेती है, पहले सोचना पड़ेगा इतनी सारी चीज़ें वो कैसे कर लेती है। ठीक है, तो कुछ तो एक मतलब इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ये सारे नियम, सारे निर्णय लिए जा सकें। तो कुछ नियमों की उसकी ज़रूरत होती है जो सभी पर लागू हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ ही लोगों पर लागू हों। ठीक, तो कुछ नियम है जो जैसे सभी पर लागू होना चाहिए, तभी ये इतने सारे चीज़ें काम कर सकेगी। जैसे संसाधनों पर नियंत्रण, जैसे कोल आवंटन, पेट्रोलियम और इन सब चीज़ों पे। देश की सीमा सुरक्षा पर जो नियम कानून है वो सभी पर लागू होते हैं। ठीक है, जिससे कि लोगों को सुरक्षा महसूस कर सकें वो अपनी। ठीक है, लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। एक तो नियम बनाती है, दूसरा निर्णय लेती है, तीसरी अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पे उनको लागू करती है। ठीक है सर, नियम बनाना, निर्णय लेना और सीमा पर रहने वाले लोगों पर लागू करना। ठीक, अब देखो यहाँ पे हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का फोटो है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम और ये भारतीय रेल। अब देखो कुछ कंपनियां हैं जो सरकारी के तहत आती हैं जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर माना जाता है वो सरकार का रहता है। तो ये पब्लिक लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। और कुछ विभाग हैं जो डायरेक्टली, जैसे रेलवे विभाग है और डाक विभाग है, ये सब सारे डायरेक्टली सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब सरकार के स्तरों के बारे में समझते हैं। तो सरकार जो है विभिन्न स्तरों पे काम करती है। ठीक है, इंडिया में उसके 3 अलग अलग स्तर माने जाते हैं। ठीक है, ठीक, मुख्यतः तो 2 हैं। एक हमारा राष्ट्रीय स्तर है और दूसरा है राज्य स्तर। और इसी राज्य स्तर में एक तीसरा स्तर आता है जिसको बोलते हैं स्थानीय स्तर। कहीं कहीं इसको 3 स्तर पूरे माने जाते हैं, कहीं कहीं राज्य स्तर के अंतर्गत स्थानीय स्तर माना जाता है। क्योंकि स्थानीय स्तर के जो भी प्रावधान हैं, जो भी हैं उसमें मॉडिफिकेशंस हैं, वो हर राज्य में थोड़ा थोड़ा वेरी करते हैं, जो कि वहाँ की राज्य विधायिका जो है वो तय करती है कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक, तो स्थानीय स्तर का मतलब क्या है कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कैसे चलेंगी वो तय होता है। ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तय करती है। तो स्थानीय स्तर पे गवर्नमेंट क्या होगी, जैसे नगर पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, ये सब स्थानीय स्तर की सरकार है। ठीक है, राज्य स्तर पे के जैसे सीएम बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे हरियाणा की, असम की, यूपी की, बिहार की, अलग अलग सरकार हैं। ठीक है, ये राज्य स्तर की। राष्ट्रीय स्तर की सरकार मतलब जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन है, विदेश से रिलेटेड है, सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो ये सारी मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। ठीक, अब जैसे ये राजनीतिक मैप दिखाया गया है तो इसमें जितने भी स्टेट हमें दिख रहे हैं, ठीक है, अब इसमें भी इस समय वर्तमान में अगर देखें तो 28 स्टेट हैं, तो इनकी खुद की गवर्नमेंट है। ठीक है, सेपरेट राज्य सरकार जिसको बोलते हैं, राज्य सरकार है। ठीक, और 8 यूटीज़ हैं। 8 यूटीज़ में 3 में विधायिका है। ठीक है, मतलब यूटी तो डायरेक्टली केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जहाँ पर विधायिका है वहाँ पर विधायिका का भी नियम कानून वो अपने यूटीज़ के लिए बना सकती है। तो इन 3 में कौन कौन सी हैं, एक है JNK,
जो अभी हाल ही में 2019 में बनी 370 हटाने के बाद, और है दिल्ली, और तीसरी है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। ठीक, तो ये सीमा है जो राज्य सरकार जहाँ तक गवर्न करती है। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की जो सीमा है, यही सीमा तक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार वहाँ तक काम करेगी, और जो पूरे राष्ट्रीय सरकार है वो पूरे देश में काम करेगी। ठीक, अब जो राज्य सरकार से नीचे जब हमारी पंचायत सरकार की बात आती है, तो ये देखिए, ये पूरे देश को प्रशासनिक विभाग में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिलों की बात की जा रही है। तो जिला, जैसे जिला पंचायत है, जिला पंचायत है, ठीक है, इसकी भी एक सीमा होती है। जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ये स्थानीय सरकार है। ठीक है, अब देखिए सरकार एवं कानून के बारे में देखते हैं। सरकार का, ठीक है, सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, और उस देश में जो रहने वाले सभी लोग हैं उनको वो मानने होते हैं। जैसे कि किसी परिवार में कोई मुखिया है, उसने अपने परिवार के लिए कुछ नियम कानून बना रखे होते हैं, तो उसके हिसाब से सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, तभी वो परिवार सम्मान के योग्य माना जाता है। ठीक है, और उस परिवार के लोगों में अगर कोई उस कानून को नहीं मानता तो उसको मानने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी तरह से जब संविधान में या का सरकार कोई कानून बनाती है, विधायिका कोई कानून बनाती है, तो उसको कानून बनाने की ताकत तो है, और साथ ही साथ उसके पास ये भी ताकत है कि वो लोगों को उस कानून को मानने के लिए बाध्य कर सके। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कि मान लो गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मान लो कानून बना दिया, लेकिन अगर मान लो कि कोई उस लाइसेंस को लेकर नहीं कैरी कर रहा है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, तो उसको बाध्य करने के लिए जेल की सज़ा और जुर्माना भी है, रखा गया है, उसका भी प्रावधान है। तो अगर वो पकड़ा जाता है और उसने लाइसेंस नहीं लिया है, बिना लाइसेंस को चला रहा है, तो उसको जेल की सज़ा भी काटनी पड़ सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, कि कार्यपालिका ने, जो सरकार का अंग है, उसने किसी कानून को ढंग से पालन में नहीं लाया है, ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो लोग भी न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि वो भी सरकार का ही एक अंग है। तो न्यायालय जा सकते हैं, जहाँ पर उसके धर्म और उनकी जाति के आधार पर, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी के धर्म और जाति के कारण अगर किसी को नौकरी में नहीं लिया गया, ठीक है, उसको उससे वंचित कर दिया जाता है, तो न्यायालय में जाके उसका दावा कर सकता है कि भाई मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो न्यायालय ये आदेश देगा कि कार्यपालिका उसको सही से लागू करे। ठीक है, तो सरकार के जो प्रकार हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो मेनली सरकार दो तरह से होती है, एक होती है लोकतांत्रिक, दूसरी होती है राजतांत्रिक। ठीक है, तो सरकार के निर्णय लेने और पालन करवाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि उसको शक्ति कौन देता है। ठीक, तो जो लोकतांत्रिक है, तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में जनता ही शक्ति का स्रोत है। ठीक, जनता द्वारा ही सरकार को शक्ति दी जाती है। ठीक है, तो लोग ही अपना चुनाव के द्वारा अपने लोगों को चुनते हैं, और वही लोग जो चुन के जाते हैं वही एक सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय को उठाने और उनके द्वारा उठाए गए कदमों के आधार बताने पड़ते हैं, उनके बारे में सफाई देनी पड़ती है। तो विधायिका में जब उनसे कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने कैसे निर्णय लिए हैं और आपने कैसे उसको निर्णयों को लागू किया है, तो उनके आधार पर उनको उसके जवाब देने पड़ते हैं कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। और अगर उनके जवाब तर्कपूर्ण नहीं होते और अपने किए गए कार्यों को प्रूफ नहीं करते, उनको सिद्ध नहीं करते कि उन्होंने सही आधार से काम किया है, तो उसके द्वारा जो है अगला जो चुनाव आएगा, लोग अपने नेताओं को बदल भी सकते हैं, मतलब अपनी सरकार को बदल भी सकते हैं। ठीक, अब जैसे राजतंत्र को देखते हैं, तो राजतंत्र में क्या होता है कि राजा और रानी जो होगा उसके पास निर्णय का अधिकार है और सरकार चलाने की शक्ति है। अब उनको ये किसी को जवाब नहीं देना पड़ता कि उन्होंने ये निर्णय लिए या जो भी कदम उठाया उसके लिए कैसा, किसी को भी जवाब दे नहीं होते वो लोग। ठीक है, तो ये राजतंत्र है। उसमें ये नहीं बताना पड़ता कि हाँ हमने ये लिया तो किस वजह से लिया, क्या है, और उनको बदल नहीं सकती जनता। ठीक, उनके पास कुछ सलाहकार होते हैं। ठीक है, और जैसे मंत्री हो गए, उनके जो सेनापति हो गए, पुरोहित हो गए, जो है पहले रहा करते थे, तो उनसे जो सजेशन लेकर ही वो अपना निर्णय लेते थे।
तो अंतिम निर्णय की जो शक्ति होती थी वो उन्हीं के पास होती थी। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ से अगर मान लो लोकतंत्र में लोगों ने, नेताओं ने और उनकी जो चुनी गई सरकार है, उनके द्वारा जो ग्रुप से बनाई गई सरकार है, अगर उसने सही निर्णय नहीं लिए तो अविश्वास प्रस्ताव से उनकी सरकार भी गिराई जा सकती है और दोबारा इलेक्शन पे वो सरकार भी बदल सकती है। ठीक है, इसीलिए लोकतंत्र को ये कहा जाता है कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन है। ये बात अब्राहम लिंकन ने कही थी। ठीक है, तो लोकतंत्र के समान राजतंत्र में जैसे राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही उन्हें कोई सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, अब भारत जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है, ये एक लोकतंत्र है। ठीक है, इसके लिए भी हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। ठीक, और भी देश हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ तो लोकतंत्र पाने के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। मुख्य बात यह है कि उसमें लोगों के पास नेताओं को चुनने की शक्ति होती है। ठीक, एक अर्थ में वो लोगों का ही शासन होता है जो लोकतंत्र होता है। ठीक, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोगों के नियमों को बनाने में भागीदार करके मतलब खुद ही शासन करते हैं। तो लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। जैसे मान लीजिए लोगों ने किसी पार्टी के किसी नेता को वोट दिया, तो उस पार्टी का कुछ मुद्दा होता है चुनाव में कि वो लड़ेंगे तो वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, कुछ वादे होते हैं जिनको चुनावी मुद्दे कहा जाता है, और वो बनने के बाद, चुनने के बाद उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो उनके ये वादे ही होते हैं जो लोगों के मतों को, लोगों के वोटों को प्रभावित करते हैं कि हम इनको चुनेंगे तो ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, और आजकल अब जैसे भारत है, इतना बड़ा भारत है कि वहाँ पर डायरेक्टली लोग तो नहीं जा सकते सरकार बनाने, तो वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, अपने लोगों को चुनते हैं जो मिलकर सरकार बनाती है। तो इनको बोलते हैं प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, ये होता है डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे जो है भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अब ये समझते हैं कि कोई भी सरकार जो है अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती कि जब तक उसने सभी वयस्क नागरिकों को वोटिंग राइट नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, इम्पॉर्टेंट अगर बोलें तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि सभी को उसको वयस्क अधिकार देना ही पड़ेगा वोटिंग का। ठीक है, अब ये इंडिया में भी हमेशा से नहीं था। ठीक है, अगर आप आज़ादी के पहले देखें तो जो औरतें थीं और गरीब लोग थे, उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, और जो केवल कुछ पुरुष जो हैं वो वोट करते थे, उनमें ये थे कि वो पढ़े लिखे थे और उनके पास बड़ी संपत्ति होती थी, तभी वो वोटिंग को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब ये था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में वो मतलब जो गिने चुने जो लोग हैं, जो पुरुष थे जिनके पास संपत्ति थी और अमीर थे, तो वो लोग अपना संविधान बनाते थे, वो लोग उनके द्वारा जो नियम कानून वो बनाते थे। तो इससे क्या होता कि जब केवल पुरुष ही संविधान बना रहे हैं तो संभव है कि वो औरतों के लिए जो नियम कानून है उनको सही तरीके से उनके अधिकारों को लागू ना कर पाएँ, या अगर वो अमीर हैं तो वो गरीबों के साथ भेदभाव कर सकते हैं अपने नियम कानून को बनाने में। ठीक है, अब भारत में आज़ादी से पहले, ठीक है, बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट था, जो मैंने अभी बताया, और उनको मतलब संगठित होकर उन्होंने इस अधिकार की मांग की थी। तो गांधी जैसे बहुत सारे जो नेता थे, उन्होंने ये बोला था कि अन्यायपूर्ण व्यवहार है कि अगर कुछ लोगों को वोटिंग राइट दे दिए गए तो वो लोग अपने लिए कुछ खास प्रिविलेजेस बना सकते हैं और उन गरीबों को और उन लोगों को वंचित कर सकते हैं कि जो वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जो 1931 में यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी, उसमें ये कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास चरित्र है, संपत्ति और शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। जबकि वो दिन भर मजदूरी कर कर, पसीना बहाकर ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो गरीब आदमी है। ठीक है, तो उसने गरीब होने का गुनाह किया है, इसलिए वो वोट नहीं दे सकता। तो इस कोड का हम लोग अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इस वोटिंग के इम्पोर्टेंस को बताता है। ठीक है, अब संसार में जो है कहीं भी सरकारों ने जो है स्वेच्छा से अपने जो शक्तियां हैं किसी के साथ नहीं बांटी।
तो उनको ये डर था कि अगर हम अपने वोटिंग राइट्स बाकी लोगों पे बांटेंगे तो हो सकता है कि उनकी सरकार गिर जाए। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने वोट, अगर देखे तो पूरा ये जो यूरोप और अमेरिका है जो अपने आप को बहुत हाई सोसाइटी मानते हैं, उन लोगों ने भी गरीबी और गरीब जो थे और महिलाओं को, उनको भी बहुत वोटिंग राइट देने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। डायरेक्टली उनको नहीं मिला। अब देखिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जो सारे पुरुष थे वो युद्ध लड़ने चले गए, तो महिलाओं को बुलाया गया पहली बार उन कामों को करने के लिए जो पुरुष लोग करते थे। ठीक है, जब उन्होंने उन कामों को बहुत अच्छे तरीके से किया तो लोगों को ये आश्चर्य हुआ कि अरे, हम लोगों ने इनके लिए जो धारणाएं बनाई थी कि ये लोग ये काम नहीं कर सकते, वो लोग उन कामों को भी कर सकती हैं। ठीक है, फिर जब ऐसा प्रूफ हुआ तो महिलाओं ने फिर अपने लिए लड़ाई लड़ने लगी कि हमको भी, महिलाओं को भी मताधिकार चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए। तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसको बोलते हैं महिला मताधिकार आंदोलन, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है, सफ्रेज का मतलब ही होता है वोट देने का राइट। ठीक, तो उसके बाद ही महिलाओं को वोट देना शुरू किया गया। और ये जो उन्होंने एक्टिविटी की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसके बाद ही उनको पुरुषों के बराबर देखा जाने लगा। और इसके बाद भी उन्होंने कई जगह लोग, मतलब लोहे के जंजीरों में बांध कर अपने आप को प्रदर्शन किए, और कुछ महिलाएं जो हैं जेल भी गईं, भूख हड़ताल भी किया। तो इस प्रकार 1920 में अमेरिका ने औरतों को वोटिंग राइट दिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि 1776 को जब अमेरिका आज़ाद हुआ था और कितने सालों बाद उसने वोटिंग राइट दिए। ठीक है, इसमें ये देखा जा सकता है कि लोग, जो सरकारें हैं, वो कितना वोटिंग राइट को या अपनी शक्ति को बांटने में लोगों से हिचकती हैं। ठीक है, इंग्लैंड में भी 1928 को वोटिंग राइट औरतों को दिए गए थे। तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।